हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्लास 11, क्योंकि क्लास 12 की ऑलरेडी बिजनेस स्टडी की हमारी सारी वीडियो हमारे चैनल पर या मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको देख सकते हैं और अपनी स्टडी में उसको यूज़ कर सकते हैं जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। अभी हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, यूनिट सेकंड कर रहे हैं और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट सेकंड है, इसका आज क्लोजर है। आज हम इसका लास्ट देखेंगे कि जितनी 5 प्रकार हमने बिजनेस की देखी, उनका आज हमें कंपैरिजन समझना है। उन सबको एक साथ समझना है कि उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू आप इस चैप्टर की समरी को बहुत आसानी से समझ लेंगे और जो आपके लिए आगे बहुत यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो जब कभी हमें चॉइस करनी हो कि हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें, जब भी हमें चुनाव करना हो तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको देखेंगे हम आज इस वीडियो में। अभी तो एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम एडवांटेज एंड सम लिमिटेशन। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब भी हम चूज़ करेंगे तो कुछ उसमें अच्छाइयाँ होंगी और कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें चूज़ करना होता है कि हम किसको चूज़ करें। तो इट इज़ देयर फॉर बिकम वाइटल दैट सर्टेन बेसिक कंसिडरेशन आर केप्ट इन माइंड। तो कुछ बेसिक कंसिडरेशन हैं जिनको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए वाइल चूजिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम अपना बिजनेस को शुरू कर सकें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो जितने भी वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो पहले हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, बाद में हम 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये एक इसको आप अब ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी एक कंपैरेटिव स्टडी है, सारी 5 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक टेबल के थ्रू बाय कर्टसी ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी से ही लेकर आपके सामने प्रेजेंट की है। बस मैं इसको एक्सप्लेन आपके सामने करूँगा। तो ये 5 फॉर्म हैं और इन 5 फॉर्म के ये वो बेसिक कंपैरिजन है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी हैं और ये कंपैरिजन के बेसिस भी हैं। तो सबसे पहले बनाना। तो अगर आप बनाना देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे, तो आप पाओगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और सबसे आसान बनाना इसी को ही है। फिर अगर पार्टनरशिप में आए तो रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ सकता है, पर ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। फॉर्मेशन इसका भी आसान ही है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जाएं तो लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, पर बहुत कम है। और एग्जेम्पशन है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन की कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन इसकी भी आसानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया, अब तक जो नहीं था वो यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी किया। और इन सब से ज़्यादा, इससे पहले वालों से ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कंपनी की बात करें तो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन और सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे लेंथी फॉर्मेशन है। तो अगर फॉर्मेशन के बेस पर सबसे आसान देखा जाए तो वो सोल प्रोप्राइटर है और सबसे डिफ़िकल्ट देखा जाए तो वो कंपनी है। अब बारी आती है मेंबर्स की, कितने लोगों के साथ व्यवसाय को शुरू कर जा सकता है। सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही चाहिए, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 50 हैं, ठीक है, एज पर रूल 10, ठीक है। तो उसी को हम नॉर्मली लेते हैं। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की बात करें तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए और प्रॉपर्टी एनेस्ट्रल होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमें देखना है। और मैक्सिमम लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कम से कम 10 चाहिए और मैक्सिमम के ऊपर यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में आप देखोगे कि प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में 200 है, बट पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड है। ये मेंबर्स की बात होती है।
अब बात आती है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, पैसा कितना लगता है। तो यहाँ पैसा लिमिटेड है क्योंकि अकेला व्यक्ति है तो पैसा उतना ही होगा। पार्टनरशिप में है तो लिमिटेड, पर किससे ज़्यादा है, सोल प्रोप्राइटर से। तो सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा है, बट है यहाँ पर भी सीमित। यहाँ जो भी है पूर्वजों की संपत्ति है, बाकी कुछ नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड है अप टू द मेंबर, जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से एक लिमिटेड फाइनेंस होता है। हाँ, ये पक्की बात है कि इन सब से ज़्यादा हो जाता है। पार्टनरशिप से कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा, डिपेंड करता है कि मेंबर कितने हैं, पर नॉर्मली इनसे ज़्यादा माना जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं से इकट्ठा किया जा सकता है, फंड की अरेंजमेंट की जा सकती है, तो वो कंपनी में है। ठीक है, तो सबसे कम यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर। अब बात आती है लाइबिलिटी की। तो सोल प्रोप्राइटर में आप लाइबिलिटी को अनलिमिटेड पाओगे, पार्टनरशिप में भी आप लाइबिलिटी को अनलिमिटेड पाओगे, साथ ही साथ जॉइंट भी पाओगे। ठीक है, एचयूएफ में जाओगे तो अनलिमिटेड है कर्ता की, बाकी सबकी कैसी है, लिमिटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड है और कंपनी में भी क्या है, लिमिटेड है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, किसका नियंत्रण है और कौन उसको चलाता है। तो ओनर टेक, सारे डिसीजन कौन लेता है, ओनर लेता है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। यहाँ पार्टनर लेते हैं डिसीजन और कंसेंट ऑफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, जितने भी पार्टनर्स हैं। यहाँ कर्ता के पास सारी पावर है, कर्ता ही डिसीजन लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाई, एक कमेटी बनाई जाती है जिसको मैनेजिंग कमेटी कहा जाता है। वो उन्हीं मेंबर के द्वारा बनाई जाती है, चुनाव कर वो फिर सारे डिसीजन लेती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाती है। प्रोफेशनल बॉडी को अपॉइंट किया जाता है और वो बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो ओवरऑल कंट्रोलिंग है उसको देखने के लिए, और बाकी हर एक काम के लिए आपको प्रोफेशनल अपॉइंट यहाँ पे करने पड़ते हैं। अब बात आती है कॉन्टीन्यूटी की, क्योंकि यही सारे फीचर्स हमने पढ़े थे, यही पॉइंट ऑफ बेसिक डिफरेंस है, यही पॉइंट वो फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। तो कॉन्टीन्यूटी में आप देखोगे तो ये अनस्टेबल है, मतलब कि कॉन्टीन्यूटी यहाँ पर नहीं है। जब तक ओनर है जब तक बिजनेस है, ओनर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। यहाँ आप इसके मुकाबले देखा जाए तो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर का दो हैं तो बिजनेस चलता रह सकता है। हाँ, पार्टनरशिप जरूर ख़त्म हो जाएगी पर बिजनेस स्टेबल रह सकता है इसके मुकाबले अगर देखा जाए। एचयूएफ में ज़्यादा स्टेबल बिजनेस है, क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो जो बाकी बचे हुए में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है, तो बिजनेस स्टेबल रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी देखा जाए तो स्टेबिलिटी है, क्यों, और सेपरेट लीगल स्टेटस भी प्राप्त है, तो अच्छा है। मतलब कि यहाँ पर भी स्टेबल बिजनेस है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। और कंपनी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बना ही क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में है, प्रीप्यूचुअल सक्सेशन है, कानून ने बनाया है, कानून ही इसको ख़त्म कर सकता है। तो अनस्टेबल में सिर्फ क्या बचता है, ये, और इसमें भी थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये इनके बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे। अब ये हिंदी में आपके सामने है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। लगभग वही चीज़ें बोली गई हैं जो यहाँ लिखी हैं मैंने अभी तक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको समझ सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप देखकर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो वो फैक्टर जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और किस में सबसे कम फ़ायदा है, वो मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में आपके सामने रखे हैं। तो देखिए, तो कैपिटल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कंपनी में। सबसे कम किसके पास होती है, या सबसे कम पैसा कहाँ इकट्ठा किया जा सकता है, सोल प्रोप्राइटर में। ठीक है, तो जब भी ये पॉइंट फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, बनाने में खर्चा, तो खर्चा सबसे ज़्यादा किस में आता है, कंपनी में, और सबसे कम किस में आता है, सोल प्रोप्राइटर में। ठीक है, अब ईज ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बनाना, आसानी से गठन, तो सबसे आसान है सोल प्रोप्राइटर को बनाना और सबसे डिफिकल्ट है कंपनी को बनाना। ओनरशिप राइट को क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो आप देखोगे सबसे आसानी से किया जा सकता है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो कहाँ है, या जहाँ पर हो ही नहीं सकती, वो है पार्टनरशिप में। मैनेजीरियल स्किल, जो योग्यताएं हैं
जिसके बेस पर बिजनेस को आप ऑपरेट करोगे। तो प्रोफेशनल कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं? कंपनी में। और सबसे कम अगर देखा जाए तो मैनेजरियल स्किल, क्योंकि अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। रेगुलेशन देखें कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा नियम लागू होते हैं, तो ऐसे केस में सबसे अच्छा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सबसे कम नियम उस पर लागू होते हैं। और सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे ज़्यादा नियम किस पर लागू होते हैं? वो आपको कंपनी पर मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाए, लचीलापन देखा जाए, तो सबसे आसान अगर उसमें देखा जाए तो, क्योंकि डिसीजन एक व्यक्ति को लेना है, तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, वो सोल प्रोप्राइटर है। कंपनी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पावर होती है। कॉन्टीन्यूटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉन्टिन्यू अगर कोई बिजनेस है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है, तो वो कंपनी है। और सबसे कम अगर देखा जाए कॉन्टीन्यूटी, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है। लाइबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी में ही लिमिटेड लाइबिलिटी है, और सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनको हमको अलग अलग बिजनेस में ध्यान रखना होता है। तो जब कभी भी हम डिसीजन ले तो इन दोनों को देखें, और देखें कि जो मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ उनमें इनमें से सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ फिट बैठते हैं। तो जहाँ मेजॉरिटी होगी उस टाइप का बिज़नेस हम शुरू कर लेंगे। अब ये हिंदी में आपके सामने मैंने रख दी है। तो वही पूंजी की उपलब्धता, स्थापना की लागत, स्थापना आसान किसकी है, स्वामित्व का स्थानांतरण हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, प्रबंध की योग्यता किस में ज़्यादा है, सिक्स में सबसे कम है, अंतर नियम क्या है, लचीलापन क्या है, निरंतरता क्या है, और दायित्व क्या है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये हिंदी में भी आपके सामने है। और ये बाय कर्टसी दोनों चीज़ें जो हैं वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं, एनसीईआरटी से लेकर ही, बल्कि ये तो टेबल ही वहीं से ली हुई है। तो सारा जो मेरी वीडियो का मैटर होता है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने रखा कि आप किस तरीके से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ कर सकते हो और उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।